साहब 370 पे तो ये हो गया। तो नेहरू सरदार पटेल जी से कहते हैं कि कांग्रेस की कार्य समिति में इसको पास करा लीजिए, क्योंकि अधिकांश संविधान सभा के सदस्य कांग्रेसी हैं, तो संविधान सभा में तो वो अपने आप पास हो जाएगा। कांग्रेस की कार्य समिति ने एक स्वर से इसका निषेध किया कि ऐसा संभव नहीं है। सरदार पटेल गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री थे। फिर से शेख रोते हुए नेहरू के पास जाते हैं और नेहरू विदेश यात्रा पर जाने से पहले गोपाल स्वामी अयंगार को तय करते हैं कि आप ये करवाएंगे संविधान सभा में, और पटेल से कहते हैं कि आप इसके लिए जो भी बंदोबस्त होना है कीजिए। अभी इस देश में चुनाव नहीं हुए हैं, अंतरिम सरकार है, संविधान बन रहा है और उस पर इस तरह के दबाव आ रहे हैं। इस नवनिर्मित सरकार में किसी तरह का टूट फूट ना हो, कोई मतभेद ना हो, उप प्रधानमंत्री पर प्रधानमंत्री के प्रति किसी शंका का आधार न बने। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप पछताओगे लेकिन मैं करता हूं। ये वीपी मेनन लिखते हैं बायोग्राफी में कि मैं मना करता रहा, लेकिन बाद में क्योंकि आदेश का पालन करना था प्रधानमंत्री के, तो उन्होंने उसमें एक प्रीफिक्सेस डाले 370 में, टू कॉल इट टेम्पररी एंड ट्रांजिएंट। तो धारा 370 एक टेम्पररी, अस्थाई धारा है जिसको जाना है। उस धारा के आधार पर अन्य कानून बनते हैं। ये धारा 70 साल से टेम्पररी है भारतीय संविधान में, और आज इस धारा को कोई हाथ नहीं लगाना चाहता, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। इस धारा के बारे में झूठ बोला जाता है कि धारा 371 भी है, फिर 71A है, B है, F है, H है, नागालैंड है, मिजोरम है, हिमाचल है। उनमें बहुत अंतर है। धारा 370 का एक लिटमस टेस्ट है, और वो ये है कि कोई संविधान की धारा भारत की सर्वोच्च सार्वभौम संस्था, द सुपरमोस्ट सॉवरेन बॉडी, पार्लियामेंट के किसी अधिकार को सर्कमसाइज नहीं करती। 370 कश्मीर को भारतीय संसद के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखती है। यह संसद पंगु है, कश्मीर के विषय में कोई कानून बनाने में नपुंसक है। कारण धारा 370 है। देश के चप्पे चप्पे पर संसद कानून बना सकती है, आपका मत व्यक्त कर सकती है। कश्मीर के विषय में आप कश्मीर के विषय में इस संविधान के माध्यम से, इस संसद के माध्यम से आप कुछ नहीं कर सकते। धारा 370 ऐसा कहती है। उसके बाद 35A आता है, जिसमें आप कश्मीर में परमानेंट सिटीजन्स की डेफिनेशन को परवर्ट करते हैं। वहां लाखों लोग ऐसे हैं जो विधानसभा में वोट नहीं दे सकते। वो संसद के लिए वोट दे सकते हैं, विधानसभा के लिए वोट नहीं दे सकते। उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, सरकारी नौकरियां नहीं ले सकते, सरकारी वजीफे, स्कॉलरशिप्स नहीं पा सकते। कि धारा 370 और 35A ये तय करते हैं कि कश्मीर का नागरिक कौन है, भारत का नागरिक छोड़िए। तो इसके चलते क्या हुआ, आपने कश्मीर को एक डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर रिपब्लिक के अंदर एक एन्क्लेव की तरह, एक टापू की तरह, एक आइलैंड की तरह अलग तरीके से बनने दिया, जो किसी दृष्टि से सेक्युलर नहीं है। कश्मीर का एकमात्र ऐसा राज्य जिसका अपना संविधान है। मुझे मालूम नहीं आप लोग कितने लोग जानते होंगे, कश्मीर ने संविधान सभा बना के स्वयं को एक संविधान दिया जो 1956 में लागू हुआ। हमको लगता था कि 26 जनवरी से 1950 को जो हमने स्वयं को एक संविधान दिया है, 6 साल बाद एक नया संविधान आएगा तो उस पर कुछ इंप्रूवमेंट होगी। ये एक रिग्रेसिव डॉक्यूमेंट है। इसमें फंडामेंटल राइट्स का जिक्र नहीं है। भारत के संविधान की धारा 25
से 30 तक माइनॉरिटीज को ऐसी प्रिविलेजेस दी हैं जो मेजॉरिटी के पास नहीं है। कश्मीर के संविधान में माइनॉरिटी शब्द का जिक्र नहीं है। कश्मीर की घाटी की 99% जनसंख्या आज मेजॉरिटी नहीं माइनॉरिटी है, और हम जो सिंगल डिजिट में 3% हिंदू थे वो मेजॉरिटी थे कश्मीर के। ये परवर्जन है कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का। और इन बातों को छुपा के रखा गया, इन बातों को ढका गया। 35A जब संविधान में लाया गया तो संसद को नहीं बताया, संविधान की प्रतियों में वो छपता तक नहीं है एनेक्स्चर 1। कई कानूनविद हैं, जजेस हैं रिटायर्ड, जिनको पता नहीं कि 35A संविधान की एक धारा है। उस पर अब विचार चल रहा है सर्वोच्च न्यायालय में कि ये कहां से आई, कैसे आई, इसको किसने लगाया, क्या ये न्याय सम्मत है भी कि नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है क्योंकि एक पिटीशन मूव की गई। ऐसा छल कश्मीर के साथ हुआ है। और ये क्या किया आपने पिछले 70 सालों में? उस कश्मीर को जो कि इस्लाम की एक एतकादी विचारधारा, सूफी विचारधारा, औलिया विचारधारा, पीरों की विचारधारा से सिंचित था, जिसका प्रभाव हिंदू धर्म की मान्यताओं पर पड़ा, हिंदू धर्म की मान्यताओं का प्रभाव उन पर पड़ा। जैसे हम अपने आराधना में लीलाएं गाते हैं, भजन गाते हैं, वैसे कश्मीर की मस्जिदों में दरूद खानी होती थी। गाकर मोहम्मद को और अल्लाह को रिझाया जाता था, गाकर। आपने सुना नहीं होगा कभी, कश्मीर में होता था। उस परंपरा को नष्ट किया जा रहा है। पिछले 6 दशकों में वहाँ वहाबियत जमात इस्लामी की तरफ से इस तरह आरोपित हुई है कि लोग स्वयं या तो अपनी मस्जिदों को वहाबी मस्जिदों में बदल रहे हैं या नई मस्जिदें बना रहे हैं जो उससे बहुत ज़्यादा भव्य हैं। बेशुमार पैसा आया है और एक नए तरीके की शिक्षा आई है। ये शुरू हुआ, आप कश्मीर में एक सब नेशनल स्पिरिट को अलाउ करते हैं कि इंडिया एक नेशनहुड है, कश्मीर में एक सब नेशनलिज्म चलने देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हम पर एक बड़ा उपकार किया है कि वो भारत में सम्मिलित हुए। वो सब नेशनलिज्म कब सेपरेटिज्म बनता है, ग्रीवेंस मॉन्गरिंग के थ्रू प्रो पाकिस्तान मूवमेंट बनती है, और प्रो पाकिस्तान मूवमेंट सेसेशनिज्म कब कैलिफेट की बात करता है, अब ISIS की बात करता है। ये डिग्रीज का ग्रेडेशन है। आप जब मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से शुरू होते हैं, वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की परिणति कहां होगी जाकर, ये आप तय नहीं करेंगे जी। आप बोतल से एक ऐसे जिन्न को निकाल रहे हैं जो क्या आकार लेगा, वो आपका क्या करेगा, ये जिन्न तय करेगा, ये आप तय नहीं करेंगे। और आज वो ये तय कर रहा है और इसके सामने सब दंडवत हैं। पूरी पॉलिटिकल क्लास कॉम्प्लिसिट है। आपसे ये छुपाया जाता है कि कश्मीर में क्या किया जा रहा है और क्या हो रहा है। एक छोटी सी बात बताता हूं। हम लोग विस्थापित हैं, हमारे यहां वीर माता हैं जिन्होंने पुत्र दिया है कश्मीर को। कश्मीर की सरकार ने एक पैसा नहीं दिया होगा, लेकिन कश्मीर की सरकार हर महीने 2000 रुपए का वजीफा उनको देती है जो रिफॉर्म्ड मिलिटेंट्स हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से वापस आ गए हैं। उनको घर, नौकरी और वजीफा मिलता है। एक SRO 43 है जिसके तहत सरकार तय करती है कि हमारी नौकरी में रहते हुए यदि हमारा कोई एम्प्लॉई मर जाता है तो हम उसके सर्वाइवर्स को कुछ सरकारी नौकरी दें।
इसको अमेंड करके कहा गया कि यदि कश्मीर में कोई मिलिटेंट मरता है तो उसके परिवार का क्या कसूर, तो इसलिए उसके परिवार को सरकार नौकरी देगी। आप अपने परिवार से सैनिक भेजेंगे या मिलिटेंट भेजेंगे, उसमें सरकार पैसा लगाती है। वो आपके और मेरे टैक्स का पैसा है। तो कई दफे ये सोचना पड़ता है कि हम अपने हाथों से अपने हाथ पांव काट रहे हैं या किसी सीमा पर किसी दुश्मन से लड़ रहे हैं, और दुश्मन सीमा पर है या हमारे पीठ के पीछे भी कोई खड़ा है। तो इसलिए हम किन नीतियों का, संविधान में किन प्रावधानों का प्रतिपादन कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, यह सोचना पड़ेगा। या तो तय कर दें कि हमें अब उस पहचान से, उस परंपरा से, उस इतिहास से, उन पूर्वजों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे कई दफे लगता है कि मेरे उन पूर्वजों ने, एक जत्था आया था अनंतपुर साहब, पंडित कृपाराम दत्त के नेतृत्व में, 1671 की बात है। कश्मीर में मुगल शासन था, गवर्नर का नाम था इफ्तिखार खां, औरंगजेब दिल्ली का सुल्तान था। उसको नक्शबंदी सूफी लेके आए थे। जब उसमें और दारा शिकोह में संघर्ष हुआ तो नक्शबंदियों ने कहा कि हम दारा शिकोह नहीं, औरंगजेब का साथ देंगे। वो सूफी औरंगजेब को सुल्तान बना के पूछते हैं कि अब इस देश में आप इस्लाम कैसे और कब लाओगे। तो औरंगजेब ने कहा कहिए क्या करना है। तो उन्होंने कहा कश्मीर से शुरू कीजिए। जब कश्मीर में ये कहर शुरू हुआ तो ये कृपाराम दत्त के नेतृत्व में कुछ लोग अनंतपुर साहब आए, 9वें गुरु तेग बहादुर की शरण में, कहा कि जनेयू और तिलक की रक्षा कीजिए। मैं पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा कि देखिए गवर्नर इफ्तिखार खां है, मुगल बादशाह का गवर्नर है, सूबेदार है, वो कहता है कि तो मुसलमान बन जाओ। 3 ऑप्शंस देता है वो, रिलिव, गलिव या सेलिव। रिलिव कश्मीरी में शब्द है रल जाना, एसिमिलेट हो जाना, यानी धर्मांतरण कर लीजिए। गलिव यानी गल जाना, यानी मर जाना, मर जाइए। सेलिव यानी चले जाना, भाग जाना, यानी जान बचाइए और भागिए। ये 3 ऑप्शन है, क्या करें। तो उन्होंने कहा कि आप उनसे कहिए कि आप एक एक लोगों का धर्मांतरण करके क्या अचीव करेंगे। हमारे गुरु हैं, उनके पास जाइए, वो अगर इस्लाम कबूल कर लेते हैं हम सब इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो गुरु तेग बहादुर के पास जाते हैं, गुरु तेग बहादुर मना कर देते हैं। उनको बार बार मनाया जाता है, यातना दी जाती है। औरंगजेब कहता है इन्हें दिल्ली लेके आओ, दिल्ली लेके आते हैं। शीशगंज गुरुद्वारे के पास उनके अनन्य शिष्यों को, भाई मतीदास को, भाई सतीदास को, पंजाबी में वो कहते हैं बंद बंद कटाए, एक एक जोड़ को काटा जाता है। एक एक जोड़ को उनके सामने, वो विचलित नहीं होते, समाधि में रहते हैं, और फिर उनका शीश लिया जाता है। ये उनका इतिहास में ऐसा बलिदान है जो कम से कम हम कश्मीरी नहीं भूलेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने यदि खालसा सजाए तो अपने पिता के इस बलिदान के कारण सजाए। ऐसी परिस्थितियों में अगर मेरे पूर्वज किसी जनेयू की रक्षा के लिए जिंदा रहे तो क्या हम ये सोचें कि पागल थे, पता नहीं किस परंपरा की रक्षा के लिए ये सब किया, बन जाते मुसलमान, भाग आते, कर लेते कुछ और। क्यों पांचांग लिखते हैं हम? अब 5093 साल का नया पांचांग लिखेंगे, फिर उस हिसाब से वर्ष प्रतिपदा मनाएंगे, शिवरात्रि मनाएंगे, विनायक चतुर्थी मनाएंगे। क्यों मनाएंगे?
क्या रखा है इस झगड़े में? दे दो कश्मीर। तो कहां है वो वैचारिक प्रतिबद्धता, वो राजनीतिक इच्छा शक्ति? क्या हमें ये इतिहास समझ में नहीं आता? क्या हमें पूरा घटनाक्रम समझ में नहीं आता? क्या हर प्रधानमंत्री को एक पर्सनल धोखा खाना है? आज तक के जो धोखे खाए हैं वो पर्याप्त नहीं है क्या कि मैं जब तक खुद उंगलियां जलाकर न देख लूं कि तवा गरम पर हाथ रखने से क्या होता है, तब तक मैं वो सब नहीं करूंगा जो करने चाहिए? ये किस तरह का आग्रह है? आज कश्मीर में जो हो रहा है उसके 3 आयाम हैं। मैंने कल मित्रों के साथ बैठा था तो मैं ये बताना नहीं भूलता, मैं बार बार जितनी बार अवसर मिलेगा कहूंगा। एक आयाम है उन रेनेगेड ड्रॉप आउट लोफर्स का जिन्होंने बंदूक उठा ली है और वो आतंक के माध्यम से वहां एक जिहाद लड़ रहे हैं। खुली चुनौती है भारत को, भारत की सेना को, भारतीय अखंडता को। एक वो शक्ति है। एक दूसरी शक्ति है जिसका नाम है हुर्रियत, जो बहुत सी पार्टीज का एक फेडरेशन है। हुर्रियत एक शब्द है फारसी का जिसका अर्थ है फ्रीडम, स्वतंत्रता, तो उसका नाम है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। ये इन आतंकवादियों को एक आइडियोलॉजिकल कवर, एक रैशनलाइजेशन प्रदान करती है कि देखिए हमें फ्रीडम स्ट्रगल लड़नी है अपनी फ्रीडम की, और ये उसमें हमारी मदद कर रहे हैं। इन सब से मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि जब आप कहते हैं कि ये फ्रीडम स्ट्रगल है, तो आप किस फ्रीडम की बात करते हैं? हमें बताइए कि आपको कौन सी फ्रीडम उपलब्ध नहीं है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो फ्रीडम डाल लेंगे, आप और मैं दोनों एंजॉय करेंगे वो फ्रीडम। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो लिबरल फ्रीडम्स के लिए दुनिया में टू अ फ्लॉ माना जाता है, कि मतलब इतना लिबरल और फ्री तो दुनिया का कोई संविधान नहीं। टू अ फॉल्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट हैज बीन अमेंडेड 100 times, वी कैन अमेंड इट। टेल अस व्हाट इज योर डिमांड। They don't spell that out. हम कहते हैं अच्छा ठीक है, आपको हमारा संविधान ही किसी भी दृष्टि से पसंद नहीं, आपके पास अपना संविधान है, आप उसमें अमेंड कीजिए, आपको क्या